गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं फैनीराम यूनिटी आईज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि अपना सीरीज चल रहा है, अपन 2011 से लेकर 2023 तक डेली अपन 5-5 क्वेश्चन करते रहेंगे। इससे आपको ये भी आइडिया लगता रहेगा कि पीटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और किस तरीके से जब अननोन क्वेश्चन होते हैं जो अपने को जिनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, तो उन क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन तो अपन कंप्लीट कर चुके थे, तो इससे आगे अपन करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब देखो, अभी वेट के बारे में है, अब ऐसे तो वेट हट चुका है, आज इसकी जगह जीएसटी आ चुका है। पर ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपन मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन से कैसे आंसर निकाला जाता है, क्वेश्चन में जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है उससे किस तरीके से हम आंसर तक रीच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, इसके बारे में पूछा, अपन ध्यान से समझना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा है। ठीक, अब देखो पहला, यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर टैक्सेशन प्रणाली है। ठीक है, अब देखो वेट वैल्यू एडेड टैक्स, इसका स्वाभाविक सी बात ये है, इसमें यही होता था। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक है, अब जैसे मान लो कि अपने को कोई कपड़ा बन रहा है, ध्यान से समझना, तो पहले क्या आएगा, रुई है, ठीक है, कपास मान लो कॉटन है, कॉटन को पहले उसके रुई में, तो इसमें जो वैल्यू एडिशन है उसमें वेट लग जाता था, फिर इसे धागा बना उस पर लग जाता था वेट, ठीक है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट उस पर वेट लगता था। इस तरीके से वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। तो यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। देखो इट इज ए मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सिंग। तो ये तो है जनरल स्टेटमेंट है, तो ये तो आंसर का पार्ट है, तो अपन को ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक, अगला, यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुई मूल्य संवर्धन पर लगाया गया का टैक्स है। मैंने यही समझा है, देखो कि हर बार लग रहा है ये। ठीक है, जैसे मान लो कपास से धागे में चेंज किया तो इस पर लगा दिया गया, धागे से मान लो कोई कपड़ा बन रहा है तो उस पर जो किसी सेल में जा रहा है तब ऐसे लग रहा है, तो हर जगह लग रहा है, ये भी जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला देखो, यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया कर टैक्स है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। फाइनली आप जैसे मान लो मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप ही तो टैक्स का पे करते हो, दुकानदार नहीं करता है, नहीं कोई कंपनी करती है। आपको ही जैसे मान लो कि वो 100 रुपये का सामान था, उस पर टैक्स जीएसटी जैसे आजकल जुड़ के मिलता है आपका 10%, तो 110 रुपये वो कंज्यूमर ही तो पे करता है। ठीक है, ये बात सही है, तो ये भी जनरल स्टेटमेंट है। ठीक, अब ध्यान से देख लो, यहाँ से मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा, वो बहुत सारी क्वेश्चनों में लागू होगी, चीज़ ऑब्जर्व करना। यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है। ठीक है, मूलभूत रूप से, इसमें इंग्लिश में पढ़ेंगे, और राज्य सरकारों को दायित्व विषय सफलता साथ लागू करने तक सीमित है। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक है, वेट है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी भी देखो समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे जीएसटी है, इसमें देखो सीजीएसटी भी है, आईजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। इसे ध्यान से समझना, जब जीएसटी में तीनों पार्ट सेंट्रल लेवल पे है, इंटीग्रेटेड है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलके काम कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, क्या वेट में ऐसा होगा? सोचो, वेट को तो रिप्लेस किया है जीएसटी ने, तो स्वाभाविक सी बात है, ये क्या है, ये जो राज्य सरकारों की जो पावर है उसको सीमित कर रहा था, नेगेटिव स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझना, और ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक की विशेषताएं बता रहा है। ठीक, तो सभा से कौन सा गलत पूछा है, तो गलत ये है। ठीक, तो आंसर अपना डी है। ठीक है, एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लो। इट इज ए बेसिकली ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ओनली वर्ड। ये ध्यान समझो, अब ये वर्ड ध्यान समझना, ये नेगेटिव जो वर्ड है, मैं आगे एक ट्रिक वाले फॉर्म एक पीडीएफ वो भी मैं बताऊंगा, वो बाद में देखेंगे। अभी ओनली जो वर्ड होते हैं, ऑल होते हैं, ये वर्ड गलत होते हैं। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व करना। ठीक, अब तो दूसरी बात एक चीज याद रखना, जो डिसेंट्रलाइज का जो विरोध करता है वो हमेशा गलत होता है स्टेटमेंट। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का विरोध कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, करो गलत ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि इसमें राज्य की पावर छीन रहा है, ओनली सेंटर के पास सारी पावर रह रही है, तो ये तो बहुत गलत है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, डी इसका आंसर होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझना। दूसरी बात एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखते वक्त ये 2011 का जो सेट ए है, इसको लेके बैठो और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे करो। ठीक, दूसरी बात, जब भी मैं कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैं अगला सोल्व करने वाला, आप खुद से बैठ के सोल्व करो कि इसका अच्छा नहीं, देखो एक होता है नॉलेज बेस, आप कर लोगे। मान लो कि जो बच्चे मान लो मेरे पहले वीडियो देख चुके हैं, अब फिर ये दोबारा वीडियो देख रहे हैं, बात ये है कि ये तो कर लोगे आप, पर बात ये कि आप कॉमन सेंस निकाल टेक्निक आंसर देखो कि बंद अर्थव्यवस्था है तो इसको मैं क्या कॉमन सेंस लगा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना। ठीक है, आप देखो ध्यान से समझना,
क्लोज इकोनॉमी, ठीक है, ए क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच, ठीक, अब ध्यान से समझना, मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ध्यान से समझना, आराम से आंसर आएगा, ध्यान से देखना। अब देखो अर्थव्यवस्था के बारे में बात बोला, एक बंद अर्थव्यवस्था, बंद, अब मैंने मान लिया एक बंद, जैसे बंद कमरा होता है, ठीक, ये मैंने कमरा बना लिया, इसको चारों तरफ से बंद कर दिया, ठीक। अब देखो स्वाभाविक सी बात, को कमरा बंद रहता है तो कोई बाहर से ना तो कोई आ सकता है, ठीक है, न कोई अंदर से कोई बाहर जा सकता है, ध्यान से समझना ये चीज। अब इसी सेंस को लो आप अर्थव्यवस्था के सेंस में, कोई अर्थव्यवस्था जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, ध्यान से समझना, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो ये बंद है, बंद भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो स्वाभाविक सी बात है अर्थव्यवस्था संबंध में क्या होगा, ना तो निर्यात कर रहे हो, मतलब ये ना आयात है, ये आयात हो गया, अब जो यहाँ से ना जो बन के ना जाए वो क्या हो गया, ठीक है, ना तो निर्यात ना आयात। अब देखो इसमें कहाँ ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, अब ध्यान से समझो, ठीक है, मतलब देखो ध्यान से समझो, तो बहुत इजी है, किसी मैं फिर बता रहा हूँ, ये यही कॉमन सेंस टेक्निक अपना डेवलप करो, ठीक है। अब देखो ए क्लोज इकोनॉमी, ठीक है, द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड, ये नेगेटिव वर्ड है, इस फालतू की बात हो गया, ठीक। डेफिसिट फाइनेंसिंग टैक्स प्लेस, गलत बात, ओनली एक्सपोर्ट टैक्स प्लेस, गलत बात, नाइदर एक्सपोर्ट और नॉर एक्सपोर्ट टैक्स प्लेस, यही तो अपने अभी मीनिंग निकाला था, ठीक है, ना तो इम्पोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, ठीक, तो अपना डी आंसर आ गया। दूसरी बात एक और चीज मैं क्या बोला था, इस टाइप के जो सिमिलर वर्ड वाले होते हैं उसमें देखो सिमिलरिटी होती है, देखो केवल निर्यात, निर्यात यहाँ पे भी है, ठीक, ध्यान से समझना, तो मतलब है दोनों में से आंसर आएगा, दोनों तो आंसर आएगा नहीं। दूसरी बात तो स्वाभाविक सी बात है इसका, तो ये तो अपन ने कॉमन सेंस निकाल से आंसर आएगा, ठीक। दूसरी बात मैंने क्या बोला था, नॉन क्वेश्चन होता है उसको डी तक वो लेके जाता है, ये चीज ध्यान से समझना, और अननोन क्वेश्चन का ये आंसर होता है, ये चीज ऑब्जर्व करना, 2023 वाले पेपर में भी चीजें लगी है, ये चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, बस ऑब्जर्व करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप इसको आंसर ही मार दो, वो नहीं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। When the bark of a tree removed in a circular fashion all around near its beds, it gradually dries up and dies because, ठीक है। अब देखो ये पेड़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो पेड़ है, जब किसी वृक्ष की छाल, ये छाल होती है, ठीक है, इसको आप हटाते जा रहे हो, इसको हटाते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो, वृक्ष के आधार के, मतलब यहाँ पे जमीन के जो रहता है, ये अब देखो ये जड़ रहेगी इसकी पेड़ की, ध्यान से समझो, बस क्वेश्चन से आप एक सेंस क्रिएट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब किसी वृक्ष की छाल के वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्यों। अब स्वाभाविक सी बात है, देखो ये यहाँ से आप हटाते जा रहे हो, ठीक है, अब देखो दो चीजें होती है, अब ध्यान से देखना, ये पेड़ है पूरा, ये पेड़ की टहनियाँ, अब देखो यही क्वेश्चन है ना आगे बहुत बार रिपीट हुआ, ध्यान समझना। अब प्रकाश जो पत्ती होती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, ठीक, ये ध्यान समझना। तो ये तो चीजें अंदर सारी जाती है, अब जड़ से अपने पास खनिज तत्व तो ये सारे आते हैं पत्तियों के पास, इसी ध्यान से समझना, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, मृदा से जल वायु अंगों तक नहीं पहुंच पाता है, मृदा से जो जल होता है वायु अंगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो भाई एक चीज याद रखना, पेड़ जो सूखता है ना, जब सूखता है जब जड़, देखो एक चीज मैं इसका बचपन में आपने देखा होगा, यही क्वेश्चन आगे भी आया होगा, देखो यूपीएससी बेसिक क्वेश्चन चीजें उठाती है, जैसे बच्चों ने आपने ऑब्जर्व किया होगा, कोई पेड़ है जो मान लो छोटा सा पेड़, आप उसको दूसरी जगह उगाना चाह रहे हो, ध्यान से समझना, तो जब उसकी जो मूल जड़ होती है, मूल जड़, ध्यान से समझना, मूल जड़ जो होती है अगर वो टूट जाती है तो उस पेड़ के लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो सबाई से पहले तो पेड़ क्या होता है, सूख जाता है, ठीक, ये चीज ध्यान से समझना। तो जो रोल है ये सूखने का, जो धीरे सूख कर मर जाता है, ये किससे संबंधित है, जड़ से संबंधित है। अब ये देखो कि किस ऑप्शन में जड़ की बात हो रही है, रूट की किस में बात हो रही है, ठीक, अब ध्यान से देखना। अब देखो इसमें बी और डी में रूट की बात हो रही है, ठीक, तो इसे पता लग गया कि ये तो फालतू की बातें दी हुई है, मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन कोई काम के नहीं है, ठीक है, इतनी ध्यान से समझना, ठीक है। तो आंसर आएगा बी और डी में से आंसर आएगा। अब देखो रूट्स आर स्टेट ऑफ द एनर्जी, वैसे वैसे जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो समझ बात है पेड़ कैसे जीवित रह जाएगा, तो आंसर तो ये आएगा। अपन डी भी पढ़ लेते हैं, रूट्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, अरे भाई ये पेड़ पत्ते करते हैं, देखो जड़ों को श्वसन है तो ऑक्सीजन ही नहीं प्राप्त होता, अरे ऐसे भी पेड़ तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, देखो कॉमन सेंस लगाओ, ये तो ऐसे कर दिया, आंसर आपने ये आ गया। तो मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी देखो किस तरह के ऑप्शन बनाते हैं, अगर आप आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ये चीज ऑब्जर्व करो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन सोल्व होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना। ये क्वेश्चन बाद में भी पूछा गया है, ठीक है। मैं इसमें जो टेक्निक सिखाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान से देखना, इससे आंसर आएगा अपना, ठीक है, ध्यान से देखना। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज इन द न्यूज, व्हाट इज द ट्रीटी, ठीक है, बस सीधे सिंपल सी बात है। इसमें जो इंग्लिश का वर्ड है उसी से आंसर आएगा। इस अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चनों में आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश वाला पढ़ोगे तभी फायदा है, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब मैं जो चीज बता रहा हूँ उस चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब भी यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, ये कोई भी एग्जाम मान लो यूपीएससी नहीं, जो भी एग्जाम मान लो कंडक्ट करवाते है क्वेश्चन बनाता है। अब देखो यही पूछा है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब जब ये ट्रीटी हुई होगी तो स्वाभाविक सी बात है इसका एक एक मीनिंग, न्यू आने तो मतलब एक नया ट्रीटी हुई थी, कोई ओल्ड थी, उसकी जगह एक न्यू ट्रीटी आई है, ठीक। अब ये जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट, ये स्टार्ट मतलब ऐसे नहीं है, स्टार्ट मतलब चालू करना है, वैसा नहीं। ये एस का मतलब कुछ अलग होगा, टी का मतलब कुछ अलग होगा, ए का मतलब कुछ होगा, आर का मतलब कुछ होगा, टी का मतलब अलग होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझना। अब ये पूछ रहा है कि न्यू स्टार्ट क्या है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, एक एक का मतलब देखो, जैसे अपन सोचो एस से क्या होता है, स्ट्रेटेजिक होता है, ठीक है। अब टी से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ए से आर्म्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से मतलब सोचो, आर से रिडक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब ये देखो इसमें कहाँ पे ये वर्ड है, ये कहाँ पे कौन से इंग्लिश वाले में आ रहा है, अब ये चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो अभी आंसर आएगा अपना, ठीक है। अब मैं सबसे पहले डी पढ़ता हूँ। इट इज द मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ट्रीटी अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द ट्रेड। अब देखो एक तो इसमें चलो टी तो मिल रहा है, एक ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। ये मल्टीपल कोऑपरेशन ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें एस भी मिलना चाहिए, टी भी मिलना चाहिए, ए भी मिलना चाहिए, आर भी, सारी चीजें मिलनी चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन खोजना, चलो ठीक है, सी पढ़ो। इट इज ट्रीटी बिटवीन द रशियन फेडरेशन एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है। ये गलत बात है। अब देखो अपने ये चीज देखो, ये सिमिलरिटीज है, इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। बट ठीक है, अभी ज्यादा मैंने अपन अलग तरीके से आंसर देख रहे हैं, वो दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक। अगला देखो, इट इज ए मल्टीलेटरल एनर्जी सिक्योरिटी कोऑपरेशन ट्रीटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। अब देखो यहाँ पे ई की बात हो रही है, यहाँ पे ई तो कुछ है ही नहीं, ये भी कट गया। अब देखो अब मैं इसमें बताऊँ, सारे जो स्टार्ट हो सारा पूरा एक एक वर्ड एक आराम से मिलेगा आपको, ठीक है। देखो इट इज ए बायलैटरल स्ट्रेटेजिक, एस का मतलब मिल गया तुम्हें, स्ट्रेटेजिक, ध्यान से समझना। न्यूक्लियर आर्म्स, एक का मतलब भी मिल गया, रिडक्शन आर भी मिल गया, ट्रीटी मिल गया, बिटवीन द यूएस एंड रशियन फेडरेशन। तो अपने को जो स्टार्ट है एक एक मीनिंग अपने को मिल गए, तो आंसर ए आ गया, ठीक है। दूसरी बात, जब भी ऐसा पूछता है ना ये सिंधी क्या है, ये वर्ड क्या है, तो मोस्टली ये आंसर होता है, क्योंकि ये चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है। दूसरे न्यू क्वेश्चन बनता है उसका ये आंसर होता है, नॉन क्वेश्चन का डी तक जाता है, ठीक। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सिखा रहा था, इसमें वही चीज है कि सब कुछ देखो आपको एक एक वर्ड मिल जाएगा इसमें, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो चीज ध्यान से समझो। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। इट इज ए बायलैटरल स्ट्रेटेजिक, एस का मतलब स्ट्रेटेजिक, न्यूक्लियर आर्म्स, आर्म्स वाला मिल गया, ठीक है। रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन आर मिल गया अपने को, टी मिल गया, ट्रीटी बिटवीन द यूएस एंड रशियन फेडरेशन, ठीक है। तो मेरे कहने मतलब एक एक चीज अपने को मिल रही है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। और ये बहुत स्मार्ट मेथड है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेगा अपन इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखो। अब आगे लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। अब देखो ये बायोडाइवर्सिटी है ना, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार लगभग क्वेश्चन पूछता है, ये चीज याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी टॉपिक को अपन जब मेरा जो कोर्स है उसमें बहुत अच्छे तरीके से अपन करेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट उसको अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो यही क्वेश्चन है ना, अब देखो बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर कोई ना किसी ने फाइंड आउट कर लिया होता ना, तो आराम से 2013 में यही क्वेश्चन आगे जाके रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, अगर R&D करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं, 3 of the following criteria have contribute the recognize of the Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma region as a hot spot of biodiversity। तो वो पूछ रहा है कि कौन 3 से जो मान लो उसके क्राइटेरिया है जो ये डिसाइड करता है कि कोई बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट स्थल उसका नाम दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि इंडिया को, जो इंडिया के वेस्टर्न घाट है, श्रीलंका, इंडो बर्मा को उसको दिया गया, तो किस आधार पर दिया गया, ठीक है। अब देखो सब बाइक से बात है, सबसे पहली बात स्पीशीज रिचनेस तो होगी, सब बात बायोडाइवर्सिटी इसी तो शो होती है, तो एक तो होगा, एक होगा तो ये कट गया, ठीक। मैं ओल्ड पैटर्न के तहत बताऊंगा, न्यू पैटर्न के तहत बताएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में अपन करेंगे, ठीक। अब देखो
वेजिटेशन डेंसिटी ये कोई मायने नहीं रह सकता, ठीक है। इंडायनेमिक तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रखेगा, ये रखेगा तो ये तो कट गया, अपना आंसर आ गया 135। तो पहले ये होता था इजी, आराम से हो जाता था, ठीक। तो कोई बात नहीं, अपन इसको इसमें करेंगे, ठीक है, न्यू पैटर्न के आधार पर 1 2 3। देखो इससे एक और बात तुम्हें पता लगे, यूपीएससी जैसे आपकी बात उसने 48 क्वेश्चन दे दो, अब वो 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बना सकता। उसने बनाया था परंतु एक वाला याद करो, हाँ बनाया था उसने, तो मतलब पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसके लिए अब डिफिकल्ट हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, अब देखो जिस किस तरीके से बना था, जैसे वो मैप वाला बनाया था उन्होंने क्वेश्चन, ठीक है, यूक्रेन वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अब देखो यूक्रेन लास्ट ईयर चर्चा में तो प्रीलिम्स 2022 में पूछा 2023 में यूपीएससी आजकल ओल्ड पैटर्न में चल रहा है, करंट अफेयर 1-2 साल पुराने उठा रहा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन किस तरह के, 2 पेयर, ठीक है, 4 पेयर, ठीक है, 6 पेयर और ऑल पेयर, हालांकि 6 तो है ही ऑलरेडी, नन ऑफ दी अबव, ठीक है, ये मालूम मैंने स्टेटमेंट बना लिया, ठीक। नहीं यहाँ पे आप डालो, इस पे क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 2 3 4 6, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब देखो निम्नलिखित 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी श्रीलंका घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अब देखो स्पेस रिचनेस तो होगी, ठीक, तो एक तो होगा, ठीक। वनस्पति घनत्व, तो ये घनत्व तो महत्वपूर्ण नहीं रखता हूँ, ठीक है, तो भाई सारे के सारे तो नहीं है, ये तो कट जाएगा। अगला देखो एंडेमिक, ये तो होता है, ठीक है, ये तो स्थानिकता तो होती है, तो 2 तो है, ठीक। आगे देखो मानव जाति वानस्पतिक महत्व, ये नहीं, मानव जाति का क्या मतलब है, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है उसके लिए। थ्रेटनेस तो ये तो इम्पोर्टेंट है, तो 3 हो गए, तो ये 2 भी कट गया अपना, ठीक। अब आगे देखो वनस्पति में प्राणी जाति उष्ण आद्र परिस्थिति अनुकूलन, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं है, ठीक है, तो ये अपना आंसर न्यू पैटर्न के तहत भी आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न में अंतर तो है, चीजें ये चीज देखो यहाँ पे जैसे अपने को बस 2 पता लगा, डायरेक्ट आंसर तो पहुंच जा रहे थे, जो ये इजीनेस से यूपीएससी ने ये खत्म कर दी पर ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत लेवल बढ़ा है अपन, तो थोड़ा बहुत अपन भी थोड़ी अपनी तरफ से मेहनत बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, इन 20 क्वेश्चनों को एक बार वीडियो बार बार देखोगे तो आपकी चीज़ें मेमोराइज सेट हो जाएगी। और ये बता रहा हूँ साल भर तक अपन, ये मार्च तक मैं पहले कंप्लीट करवा दूंगा, फिर आखिरी में अपन पूरा फुल पेपर करेंगे अपन, ठीक है। तो अप्रैल में फुल पेपर करेंगे तो मैं करवा दूंगा कंक्लूड, तो उससे सारी चीज़ें आपको एक साथ मेमोराइज हो जाएगी, तो आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, मिलते हैं फिर कल अपन आगे।